स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, फिट होंगे, अच्छे होंगे। और एक बार फिर से आप लोगों की मुस्कुराहटों को बनाए रखने के लिए लगातार आपके लिए टीचर्स आपकी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अपने किसी भी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन में, नॉलेज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th की भी लेक्चर सीरीज़ में हम लोग अब उसके एक्सपेरिमेंटल सेक्शन को ऐड कर रहे हैं। मैं मानता हूँ थोड़ा सा टाइम हो गया 11th की वीडियोस अपलोड करने में। ये आई थिंक ये काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो अपलोड हो रही है 11th की। इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड करी थी वो डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस और उन सभी चैप्टर्स की थी। वेक्टर एनालिसिस हमने उसमें पढ़ा था, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी थी, ये सब चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। और फिर उसके बाद यूटी सेकेंड हम लोगों के होने लगे और उसके बाद बाकी चीज़ें बहुत कुछ बढ़ गई। क्लास 9th और 10th का भी मुझे लेक्चर्स थोड़े बनाने पड़े, जिस कारण 11th पे थोड़ा सा ध्यान नहीं गया। लेकिन अब आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरी मेहनत से हम लग गए हैं। आपके लिए क्लास 11th की भी रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी। आज जो कि जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे, हम स्क्रू गेज नाम की एक डिवाइस का एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने वाले हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्क्रू गेज होता क्या है। तो इसके नाम ही में है, देखिए, स्क्रू गेज। आप लोगों के घरों में स्क्रू आपने देखे होंगे, नट बोल्ट जो आप टाइट करते हो, आप देखते हो उसमें चूड़ियाँ होती हैं, सर्कल्स होते हैं। और जब भी आप किसी स्क्रू को कसते हो तो जैसे जैसे आप उसे रोटेट करते हो वो कुछ ना कुछ लेंथ कवर करता है। बस इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड एक मीजरिंग डिवाइस बनाई गई जिसका नाम दिया गया स्क्रू गेज। स्क्रू गेज एक ऐसी डिवाइस है जिससे काफ़ी छोटे ऑब्जेक्ट्स का डायामीटर भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे कि कोई वायर। आमतौर पे हम बहुत छोटे वायर्स का, जो बहुत महीन वायर हों, इवन स्क्रू गेज की प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी होती है, इतनी बेहतर परफॉर्मेंस होती है कि बढ़िया स्क्रू गेज अगर आपके पास है तो आप ह्यूमन हेयर की मोटाई भी कैलकुलेट कर सकते हो, उससे नाप सकते हो। सो दिस वाज द ब्यूटी ऑफ स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज दिखता कैसा है पहला थोड़ा देख लें। ये देखिए, स्क्रू गेज कुछ इस टाइप से डिवाइस होती है कि मेरे पास 3-4 स्क्रू गेज हैं। ये अलग अलग साइज और शेप में आते हैं, ठीक है। ये स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज में जो ये कॉलम है, ये इसका यू शेप कॉलम जो आपको दिख रहा है, ये यू शेप कॉलम एक वर्टिकल हैंडल का काम करता है और इस तरह आप अपने स्क्रू को रोटेट करते हैं, ठीक है। ये इस तरह स्क्रू पूरा रोटेट होता है। हमें जिस ऑब्जेक्ट का डायामीटर निकालना होता है, चाहे कोई वायर हो, चाहे कोई कॉइन हो, उसका जिसका डायामीटर निकालना होता है, उसे हम इन दो जॉस के बीच में फिट कर देते हैं और यहाँ से स्क्रू को कस देते हैं। इस तरह कस दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये, मान लीजिए अभी ये मार्कर है और मैं इस मार्कर की मोटाई कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये चेक कर लूँ कि इसकी डायमीटर कितना हो गया। लीजिए, लो सिक्का ही आ गया, कॉइन आ गया। ये मेरे सामने अजीत सर बैठे हुए हैं, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं आज की इस वीडियो में। आइए सर, आप भी आ जाइए प्लीज़। तो इस टेक्निकल असिस्टेंस में सर ने हमें आपके लिए बेटा 10 का सिक्का दिया है। देखो, इस 10 के सिक्के का डायमीटर हम निकालेंगे। तो जिसका डायमीटर में निकालना होता है या जिसकी थिकनेस हमें निकालनी होती है, बेसिकली इसका डायमीटर अगर हम निकालने की कोशिश करें, अगर हम इसका डायमीटर निकालने की कोशिश करें, तो ये इसमें फिट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरी डिवाइस यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कॉइन है, इस टाइप की डिवाइस, कोई सर्कुलर डिस्क है, इस टाइप की डिवाइस के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। लेकिन यहां पर हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हम यहां पर आसानी से अपने इस स्क्रू को कस सकते हैं। अब आप देखिएगा, धीरे धीरे ये कसता चला जाएगा। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि फटाफट आपके लिए कसा जा सके। ये इस तरह, और हमने इस सिक्के को लिया, कॉइन को, और आप अगर ध्यान से साउंड सुन सकें तो ये आपको क्लिकिंग साउंड सुनाई दे रहा है, ये आपको क्लिकिंग साउंड सुनाई दे रहा होगा। तो इस क्लिकिंग साउंड से, ये देखिए, इसका मतलब ये है कि ये कॉइन अब इसमें फिट पूरा हो गया है। इस स्थिति में आप ध्यान से देखिए तो, गर्मी भी देखिए बेटा बहुत है इस समय, क्या करें, पसीना बहुत आ रहा है। और ताकि वीडियो में आवाज़ बहुत साफ जाए इसलिए पंखा भी नहीं चला सकते, और लैब में एसी भी नहीं है, तो थोड़ा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा।
तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो देखो आपके इसमें रीडिंग दिख रही होंगी, दिख रही है रीडिंग्स, है ना? आपको रीडिंग इसमें दिख रही होंगी। इन्हीं रीडिंग्स को हम कैलकुलेट करके इसकी थिकनेस आसानी से निकाल सकते हैं और अब हम देखेंगे इसको कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। पॉज कर दिया, ये इंट्रोडक्शन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, ये हमारे पास स्क्रू गेज है। तो स्क्रू गेज में आप देखिए हमारे पास दो स्केल होंगे, एक ये स्केल जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, इस स्केल को कहते हैं सर्कुलर स्केल, और इस सर्कुलर स्केल के नीचे धीरे धीरे जो आपको अपीयर हो रहा है एक लीनियर स्केल जैसा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्केल। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मीजरिंग डिवाइस में, किसी भी मीजरिंग डिवाइस में जो स्केल अपनी जगह पर फिक्स होता है, जो स्केल अपनी जगह फिक्स होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्केल, और जो स्केल रोटेट होता है या मूव होता है या स्लाइड होता है, अभी आगे आप कई ऐसी डिवाइस पढ़ोगे जिसमें आपका स्लाइड होगा स्केल। तो स्टूडेंट्स, जिस भी डिवाइस की हमें, जिस भी ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस वगैरह निकालनी होती है उसे इस जॉ में फंसा देते हैं, है ना? यहाँ पर किसी आप कॉइन को फंसा सकते हो, किसी वायर को फंसा सकते हो, अपने मार्कर्स को भी फंसा सकते हो, पेन को फंसा सकते हो, और आप उसकी इजीली थिकनेस निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है कि हम इसमें मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग दोनों को काउंट करते हैं। काउंट करने के लिए क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। जब हम लोग मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट में हमने पढ़ा था दैट लीस्ट काउंट इज अ डिवाइस which least count is the measuring value of that instrument which can be measured correctly। किसी भी measuring tool से बिल्कुल सही एग्जैक्ट नापी जाने वाली छोटी से छोटी वैल्यू को हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट निकालना होगा, और जितने भी सर्कुलर स्केल्स वाली डिवाइस हैं उन सभी में लीस्ट काउंट निकालने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसको कहते हैं पिच मेथड। तो पिच निकालने का तरीका क्या है मैं आपको दिखा दूं। जैसे मान लीजिए हमें ये पता है कि ये 0 से, ये जो मेन स्केल रीडिंग है ये 0 से 5 mm है ना, 0 से 5 मिलीमीटर तक है, और जब आप 10 पॉइंट तक पहुंच जाओगे तो ये पूरा 1 सेंटीमीटर लेंथ कवर हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे कि हमारे स्क्रू में, इस हमारे स्क्रू गेज में 1 मिलीमीटर नीचे उतरने या ऊपर चढ़ने के लिए हमारी जो सर्कुलर स्केल का पिच है उसे कितने रोटेशन करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं मान लीजिए अभी इसे 0 0 पे कोइंसाइड कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए कि हमारा जो मेन स्केल रीडिंग है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग के 0 पॉइंट के साथ कोइंसाइड है। ठीक है, नाउ तो अभी हमारा 5 नहीं आया पर 1 रोटेशन कंप्लीट हो गया। नहीं, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारा एक 1 मार्क आ चुका था। ठीक है, ये ध्यान से देखिए यहाँ पर ये पॉइंट, दिस वन है। ओके, सो दिस इज ऑफ, यानी 1 रोटेशन करने पर वो 1 mm नीचे मूव कर जाता है। सो पिच ऑफ सर्कुलर स्केल, पिच ऑफ योर स्क्रू गेज इज 1/1, दैट इज 1। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑन अ सर्कुलर स्केल। आप देखिए सर्कुलर स्केल में टोटल 100 मार्क्स हैं, सो दैट इज 1/100 विच मीन्स 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट आपके डिवाइस का हो जाएगा 0.01 mm। तो इस तरह हम लीस्ट काउंट अपने किसी भी स्क्रू गेज का निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा हर एक स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो जो स्क्रू गेज है वो कितने ज़्यादा प्रिसिशन के साथ बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, और हम अब इसकी रीडिंग्स लेंगे। तो जो भी हम यहाँ पर रीडिंग्स लेंगे वो हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट सर हैं श्री 1008 अजीत सिंह कुशवाहा सर, तो वो सामने बोर्ड पर आप लोगों के लिए रीडिंग्स लिख रहे हैं, और जब हम ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो वो रीडिंग्स भी आपको दिखाई जाएंगी। तो देखिए जो भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जा रही हैं, मैं आप लोगों से ये प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि आप लोग अपनी लैब मैनुअल्स जो हैं उनको बनाना भी शुरू करें, क्योंकि क्या है ना, हम लोगों को अब दिस इज़ अ रियली वेरी टफ टाइम, और इसमें हमें अपनी रिकॉर्ड मेंटेनेंस के साथ साथ हमें पढ़ाई भी अपनी जारी रखनी है। तो जो 11th के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए प्रैक्टिकल सबमिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो अपना अब लैब मैनुअल का वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करते चलें। जैसे जैसे वो नोट्स बना रहे हैं वैसे वैसे लैब रिकॉर्ड्स भी बनाते चलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो इसमें जिस डिवाइस की हम बात कर रहे हैं वो स्क्रू गेज, और अब हम इसमें किसी एक कॉइन को फिट कर रहे हैं ताकि हम उसकी थिकनेस को कैलकुलेट कर सकें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसमें पहले अपने कॉइन को फिट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने अपने कॉइन को इसमें फिट कर लिया। अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है, जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है वो 1 mm नीचे है, 0 से 1 mm नीचे है, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग इसकी है वो रेफरेंस लाइन के साथ 30 के बाद 35 वाली कोइंसाइड कर रही है। आप अगर इसमें ध्यान से देखें तो ये 0 से 1 mm नीचे सरक चुकी है, 1 mm, और 30 के बाद ये जो 30 आपको दिख रहा है, इसके बाद बीच में जो 35 वाली लाइन है वो इस तरह इसके रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड हो रही है। यानी हमारी कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी 1 mm और स्मॉल n की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, स्मॉल n की वैल्यू हो गई 30, बिल्कुल सही। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें यही सेट ऑफ रीडिंग्स बार बार लेना है। तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब आप दोबारा इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करोगे। ठीक है, एक बार इसको ढीला करके फिर से इसी कॉइन को इसमें आप फिट कर दीजिए। लीजिए, राहुल सर भी आ गए हैं, इन्हें किसी साइन की जरूरत है। लाइए सर, कहाँ साइन करना है बताइए, बताइए। चलिए ठीक है, हाँ बेटा, तो देखो अब ये इस बार अब अगर आप ध्यान से देखें तो पोजीशन तो वही है, जो मेन स्केल रीडिंग है उसकी पोजीशन वही है, लेकिन अब जो है वो 45 वाली कोइंसाइड हो रही है, 45 वाली अब 40 और 50 के बीच में आ गया है। यानी मेन स्केल रीडिंग में कुछ खास चेंज नहीं है, वो 1 mm पहले भी थी, अभी भी वही ही है, लेकिन स्मॉल n की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सर ये स्मॉल n ना 35 है पहले वाले में। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम अब कई इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि सर ना तो आपने डिवाइस बदली ना ही आपने सिक्का बदला, तो एक में 35 और एक में 45 सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे आ गई? उसकी वजह ये है कि जब भी हम स्क्रू गेज या इस टाइप की हाईली प्रिसाइज्ड डिवाइस की हेल्प से किसी चीज़ की थिकनेस, डायामीटर या हाइट वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो हमारे ह्यूमन एरर के कारण ये चीज़ें घटित होती हैं। लगातार हमने सही से रोटेट नहीं किया है, या फिर कई सालों के लगातार यूज़ से इस स्क्रू गेज की जो इंटरनल जो सर्कल्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना चूड़ियाँ, हो सकता है वो घिस गई हों। तो ये सब एरर्स होती हैं जो इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, ह्यूमन एरर हैं, और ये सब हम लोग अपने एरर वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। चलिए अब हम लेते हैं अपना थर्ड सेट ऑफ रीडिंग। तो फिर से हमने अपनी डिवाइस को कस लिया ये कॉइल में। चलिए अब देखिए, अभी भी ये 1 mm डाउन है, 1 mm, तो 1 mm तो मेन स्केल रीडिंग अभी भी है, बट नाउ इट इज कोइंसाइडिंग विद 40। नाउ इट इज कोइंसाइडिंग विद 40। तो कैपिटल N की वैल्यू फिर से 1 mm और स्मॉल n की वैल्यू 40। ठीक, तो इस तरह आप लगातार कई सारे सेट ऑफ रीडिंग्स ले सकते हैं, और जब एक बार आपके सेट ऑफ रीडिंग्स आ गए तब आप स्मॉल n और कैपिटल N की वैल्यूज़ को एक टेबुलेटेड फॉर्म में लिख लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि कैसे हम लोग जिस चीज़ के डायमीटर निकालना होता है, जिसका थिकनेस निकालना होता है उसे किस तरह फिट कर लेते हैं और रीडिंग वगैरह लेते हैं। अब देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया था ना पिच, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो कंप्लीट रोटेशन पर वो 1 mm नीचे खिसक रहा था, सो 1/1, तो पिच की वैल्यू आपकी 1 आ गई। इसके बाद
पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स गिवन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हमने देखा कि सर्कुलर स्केल पे टोटल 100 डिविजन्स हैं, सो 1/100 विच मीन्स 0.01 mm। तो ये 0.01 mm जो है वो आपका लीस्ट काउंट है, 0.01 mm आपका लीस्ट काउंट है। चलिए, तो हम जो प्राइमरी स्केल रीडिंग है उसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डिवीजन सर्कुलर स्केल पर लाई करेगा, कोइंसाइड करेगा, उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लीस्ट काउंट हमारा लीस्ट काउंट है ही, और सर्कुलर स्केल की जो टोटल रीडिंग है वो आएगी n इंटू लीस्ट काउंट से। तो इस तरह हमारी टोटल रीडिंग का फॉर्मूला है, टोटल रीडिंग TR इक्वल्स टू n प्लस n टाइम्स लीस्ट काउंट। तो हमने देखा कि 1 इंटू 1 mm 35 सर्कुलर स्केल रीडिंग थी, उसके बाद 1 mm 45 थी, फिर 1 mm और 40 थी। तो n में लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, बेसिक चीज ये है। इसमें आप जब लीस्ट काउंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.35, और इसमें ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 1.35 mm। 45 को इसमें ऐड करेंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 1.45 mm। जब 40 को इसमें ऐड करेंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 1.40 mm। So these are 3 set of readings of your screw gauge while you are calculating the thickness of a coin of 10 rupees Indian currency। तो जब आप 10 रुपए की इंडियन करेंसी के सिक्के की थिकनेस निकालेंगे तो वो लगभग इतनी निकल के आ रही है। अब ये 3 रीडिंग्स हैं, आप चाहें तो इनका मीन ले सकते हैं। तो जितनी ज्यादा सेट ऑफ रीडिंग्स आप लेंगे आपका उतना ही बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 ही लें, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8, 10, 20 ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आप जितनी ज़्यादा सेट ऑफ रीडिंग्स लेंगे आपकी थिकनेस उतनी ही करेक्ट, उतनी ही बेहतर आएगी। तो अगर आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करें तो मीन वैल्यू इसकी आ जाएगी, अगर हम ऐड कर रहे हैं इसको, फाइनल थिकनेस है ना, थिकनेस इक्वल्स टू 1.35 प्लस 1.45 प्लस 1.40 अपॉन 3। तो जो टोटल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 5, 5, 10, 4 ठीक है 4। तो इसे आप डिवाइड कर लीजिए, दैट इज, तो जब आप इसकी थिकनेस निकालेंगे तो आपका लगभग 1.4 mm के करीब आंसर आ जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं द थिकनेस ऑफ अ गिवन कॉइन इज फाउंड टू बी 1.4 mm। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब आप यही चीज, ओके सो नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप मीन लेंगे तो लगभग 1.4 mm के आसपास के करीब की वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब यहां पर एक चीज आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर आप किसी वायर की थिकनेस निकालते हैं और थिकनेस के साथ साथ आपको कहा जाता है इसका वॉल्यूम भी निकालो, तो आप बड़ा आसान था, किसी भी मीटर स्केल से आप इसकी लेंथ निकाल लेते और स्क्रू गेज की हेल्प से आप इसकी डायमीटर निकाल लेते। तो आपके पास एल भी है, डी भी है, तो किसी सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की जगह क्या लिखते हैं हम, d/2, यानी पाई d/2 स्क्वायर टाइम्स एल। तो इस तरह आप किसी भी सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं अगर आप स्क्रू गेज से डायमीटर निकालना जानते हैं तो। वहीं दूसरी ओर अगर आपको मैं कोई स्फेरिकल बॉब दे दूं, कोई गोला दे दूं, कोई मार्बल दे दूं, कंचे खेलते हैं ना छोटे बच्चे, आप लोग नहीं खेलते हो, आप लोग शहर के बच्चे हैं, शहरी लोग नहीं खेलते, गाँव के बच्चे अक्सर खेलते हैं, बड़ा पसंदीदा खेल होता है उनका कंचे का। तो ये जो मार्बल्स होते हैं, तो मार्बल्स एक यूनिफॉर्मली स्फीयर है, तो अगर आप इसकी डायमीटर निकाल सके स्क्रू गेज की हेल्प से, तो हमें पता है डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। सो ऑन द प्लेस ऑफ आर आप d/2 रख सकते हैं और किसी भी गिवन स्फीयर का वॉल्यूम भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक मेथड है जिसकी हेल्प से आप स्क्रू गेज की सहायता से अलग अलग डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल वीडियो में हमने स्क्रू गेज को समझा, स्क्रू गेज की वर्किंग प्रोसेस को समझा, कैसे उसकी रीडिंग्स लेते हैं उसको समझा, और क्या क्या उसके फर्दर एप्लीकेशंस हैं उन सबको समझा। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, गर्मी बेटा बहुत लगती है बनाने में और आप लोग लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। और एक और बात,
आप लोगों की अटेंडेंस का प्रोसेस अब थोड़ा डिफरेंट होगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दे सकते हो कि सर भाई मैंने देख ली, मैं इसकी रीडिंग बना रहा हूँ या इसका लैब मैनुअल का जो है काम कंप्लीट कर रहा हूँ। तो स्कूल्स तो बेटा नहीं खुल रहे हैं, लेकिन हमें ये सब भी काम करना है, तो ये सब चीज़ें करते चलो साथ साथ, ठीक है। थैंक यू।